के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, प्रणाम, नमस्कार। आज हम आपके सामने इस चार्ट के बारे में जो चर्चा करने वाले हैं, बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि हम आपको कुंडली देखने की प्रक्रिया बताएंगे, कुंडली देखने का सूत्र बताएंगे। और यही नहीं कि हम बताएंगे, ये फ्यूचर टेंस नहीं है, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर में हम क्या करेंगे ये तो हम खुद नहीं जानते, क्योंकि ईश्वर कल के लिए मालिक है, आज के लिए भी ईश्वर ही मालिक है। वर्तमान में हम जिए तो अच्छा है। यह जन्म कुंडली में आपको यह देखना है कि कौन से भाव का कौन सा ग्रह कारक है। यदि आपने यह जान लिया तो आपको उपाय करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने फार्मूला जान लिया तो आप किसी की कुंडली देख करके उस फार्मूले के द्वारा किसी का भला कर सकते हैं। और हाँ, अपने लाभ के लिए नहीं, किसी का भला हो यह उद्देश्य बनाकर आप किसी की कुंडली देखिए। लाभ ना हो आपका, परंतु भला किसी का हो, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है और लाभ का उल्टा भला होता है। जब आप किसी का भला करेंगे तो निश्चित ही है कि वो आपको लाभ भी देगा, क्योंकि लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश, अपयश ये आपके कर्मों के अधीन है। तो अधिक विलंब ना करें और आइए चलते हैं। हम आपको यही बता दें, हम कोई यूट्यूबर नहीं है, हम केवल आपको ज्योतिष के सॉल्यूशन, ज्योतिष के तथ्यों का एक सूत्रात्मक विवेचन देते हैं। अब इस कुंडली में आप ध्यान से देखें, वृष लग्न की कुंडली मैंने बनाई। ये किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है। जन्म कुंडली में लग्न के अंतर्गत वर्तमान में वृष राशि है और वृष राशि का स्वामी शुक्र है, इसलिए लग्न का स्वामी शुक्र हो गया। यदि जन्म कुंडली में ये लग्न का स्वामी बुरा हो जाए तो आपको हताश नहीं होना है, आपको दूसरे नंबर पे चले जाना है। लग्न कुंडली के अलावा आप अपनी चंद्र कुंडली देख लीजिए। क्या आपकी चंद्र कुंडली जहां चंद्रमा बैठा है वो चंद्र कुंडली हो जाती है। चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली और तीसरी सूर्य कुंडली, इन तीन कुंडलियों के बाद आपको चौथी कुंडली की वार्ता करनी चाहिए। पहले आपको इन तीन कुंडलियों का ही विशेष महत्व समझना होगा। लग्न कुंडली यदि कमजोर है तो आप किसी ज्योतिषी से पूछते हैं, वो बताता है आपका लग्नेश ही कमजोर हो गया। आप हरास हो जाते हो, निराश हो जाते हो। नहीं जी, बिल्कुल निराश नहीं होना, आपको दूसरा पॉइंट ले लेना है, चंद्र कुंडली देख लेना है। अब चंद्र कुंडली में भी आपका कोई ग्रह लग्नेश, चंद्र लग्नेश खराब है तो आपको तीसरी कुंडली देख लेना है, वो है सूर्य कुंडली। अब तीनों कुंडलियों का आपसी तालमेल कर लेना है। तीनों कुंडली के लग्नों का आपस में एक विवेचन कर लेना है कि कौन सा जन्म कुंडली, लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली, इनमें से कौन सा लग्न प्रबल है। अब देखिएगा, आपके जीवन में जो लग्न प्रबल होगा, चंद्र कुंडली का लग्न, तो चंद्र कुंडली के अनुसार आपके जीवन में घटनाएं घटेंगी। सूर्य कुंडली में अगर सूर्य पावरफुल है, सूर्य लग्नेश प्रबल है, तो आपको सूर्य के माध्यम से पूरी जिंदगी अपना विवेचन देखना चाहिए। हालांकि लग्न कुंडली का महत्व तो बहुत है, नो डाउट, लेकिन एक और आता है, वो नवमांश कुंडली है। जब आपका लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली तीनों ही भाव खराब हो जाए तो क्या आप निराश हो जाएंगे? नहीं, आपको कंपैरिजन करना है कि सूर्य कुंडली बढ़िया है कि चंद्र कुंडली बढ़िया है कि लग्न कुंडली बढ़िया है। लग्न कुंडली के अनुसार अगर बढ़िया है, पावरफुल है,
लग्न का स्वामी पावर में है, तो आपको फिर जाना है नवमांस चक्र में। नवमांस चक्र को देखने का विधान क्या है? एक ही भाव में नव विभाग किए जाते हैं। जैसे यह लग्न है, इस लग्न को कहते हैं वृष लग्न। अब वृष लग्न में जो शुक्र है वो लग्नेश हो गया। यह देखना है कि आपका शुक्र जो लग्नेश है उसमें 9 डिपार्ट हैं। शुक्र नवमांस चक्र में किस लग्न के अंतर्गत बैठा है? यदि नवमांस में आप जाएं और नवमांस कुंडली में भी आप देखें कि वृष लग्न है नवमांस का, तो आपकी वह लग्न विशिष्ट रूप से उच्च हो गई। ऐसी अवस्था में यदि लग्नेश शुक्र अपनी ही राशि जैसे वृष में या फिर तुला में बैठा है और कहीं विशेष बुरे अंश में नहीं बैठा होगा, तो आपका नवमांस बढ़िया है। अब नवमांस में कैसे जाने कि हम बुरा अंश कौन सा है? मान लीजिए नवमांस चक्र है, ये वृष लग्न है, नवमांस चक्र है, ठीक। इस नवमांस चक्र में जन्म कुंडली के अनुसार आपका शुक्र ही नवमांस चक्र का लग्नेश हो गया या वृष लग्न में ही शुक्र बैठा है, परंतु लग्न में शुक्र बैठा है। अब जन्म कुंडली के अंदर शुक्र बैठा है वृष में, तो आपको देखना नवमांस चक्र में कि वो शुक्र कहाँ बैठा है। जब आप नवमांस कुंडली में जाएंगे तो शुक्र को देखेंगे। अब हम आपको आगे चर्चा करते हैं। यदि जन्म कुंडली के बाद नवमांस कुंडली में शुक्र धन भाव में बैठा है तो उसको कहेंगे धनांश। ऐसी अवस्था में आपको जान लेना है कि जन्म कुंडली में शुक्र बढ़िया है और नवमांस कुंडली में धनांश में धन के अंश में शुक्र बैठा है। इसका मतलब हमारे पास धन, वैभव, प्यार, स्नेह, कुटुंब का सुख प्राप्त होगा। यहीं पर जो शुक्र तीसरे घर में आ जाए तो कहेंगे सहजांश, भाई बंधुओं के अंश में बैठा है तब भी बढ़िया होगा। वही शुक्र चौथे घर में आ जाए तो बोलेंगे कि सुखांश में बैठा हुआ यानी सुख के अंश में है, तो आपको सुख देगा। वही पंचम भाव में बैठ जाए तो पुत्रांश हो जाएगा, यानी पुत्रांश में लग्न का स्वामी पुत्रांश में बैठा हुआ है, लिहाजा आपको पुत्र से, प्रेमिका से, संपत्ति से, विद्या से लाभ होगा। वही लग्नेश छठे में आ जाए तो इसको क्या कहेंगे? रोगांश। जब शुक्र रोगांश में बैठेगा तो आपको रोग देगा, शत्रु देगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और वही सप्तम भाव में आ जाए तो बोलेंगे जायांश। जायांश क्यों कहते हैं? क्योंकि सप्तम भाव पत्नी का घर है और पत्नी का विलोम शब्द है जाया। जो सप्तम अंश में होगा तो जायांश में होने के कारण शुक्र सुख देगा, पत्नी का, सुंदर योग्य पत्नी का। वही शुक्र अष्टम में चला जाए नवमांस चक्र में तो बोलेंगे निधन का भाव है, निधनांश में शुक्र चला गया। अभी आपको बहुत बारीकी से समझना है क्योंकि अभी बाकी है। जो हमारे दर्शक कंटिन्यू देख रहे हैं ये उनके लिए सूत्रात्मक परिधि से उच्च स्तर पर पहुंचा देगा विचार। तो शुक्र जो कि जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी है और नवांश में अष्टम में चला जाए तो बोलेंगे निधनांश में बैठा हुआ है। वही शुक्र यदि नवे भाव में चला जाए तो बोलेंगे भाग्यांश में बैठा हुआ है और भाग्यांश में जब कोई ग्रह बैठेगा तो जातक का भाग्योदय करेगा। वही शुक्र दसम स्थान में चला जाए तो इसको पितांश भी कहेंगे, कर्मांश भी कहेंगे। कर्मांश में बैठने का मतलब जातक कर्मबली होगा। वही शुक्र यदि 11वें भाव में आ जाए तो इसको कहेंगे आयांश। आय भाव में बैठा हुआ
जो जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी है वो बैठा हुआ है आय भाव में। इसका मतलब आमदनी का सूत्र शुक्र से संबंधित व्यापारों से लाभ देगा। ठीक है, इसको वित्तांश भी बोलते हैं, इसको आयांश भी बोलेंगे। इसलिए अब हम चलते हैं व्ययांश। जब लग्न का स्वामी नवमांश चक्र में देखने पर जाए 12वें घर में तो हो गया व्ययांश में, यानी छयांश व्ययांश कहेंगे। इस प्रकार से जो लग्न का स्वामी है वो नवांश का चक्र देखने पर पता लगा कि व्ययांश में चला गया है, तो जातक चाहे जितना प्रयास करे लेकिन धन नहीं इकट्ठा कर पाएगा। ये हो गई नवमांश कुंडली की चर्चा। अब हम यहाँ और चर्चा कर लेते हैं, फिर हम जन्म कुंडली पर आ जाते हैं। यदि ये जन्म कुंडली में देखा जाए तो कारक का बड़ा महत्व है। कारक ग्रह कौन से भाव का कौन सा ग्रह कारक है। चूंकि यहां पर लग्नेश शुक्र हो गया, लग्नेश भी हो गया और षष्ठेश भी हो गया, छठे भाव का स्वामी भी है। ठीक, यदि यहां का स्वामी शुक्र खराब है तो आपको हरास नहीं होना, मैं पहले कह चुका हूं। आपको देखना है सूर्य कहां पर है, क्योंकि लग्न का कारक सूर्य होता है। जब आपका शुक्र खराब होगा, परंतु सूर्य आपका जो लग्न का कारक है अगर कहीं पंचम में बैठ जाए, नवम में बैठ जाए, दसम में बैठ जाए, आमदनी में बैठ जाए, समझ लेना आपका शुक्र अब निष्प्रभावी हो जाएगा। कुछ प्रभाव रहेगा परंतु विशेष प्रभाव सूर्य कारक का भी देखना है। लग्न, लग्नेश और कारक, इसी प्रकार से दूसरे भाव के कारक को समझना होगा। दूसरे भाव का कारक ग्रह होता है बृहस्पति। क्योंकि यहां पर बुध है, इसको द्वितीयेश बोलेंगे। यदि आपका बुध खराब है कहीं पर तो निराश मत होना। हो सकता है आपका बृहस्पति बहुत अच्छा हो, तो बृहस्पति आपके धन की कंडीशन को बढ़िया कर देगा। यहां का बृहस्पति कारक हो गया, लग्न का सूर्य कारक हो गया, तीसरे भाव का कारक मंगल हो गया। चूंकि यहां अभी चंद्रमा है, इस समय तृतीय चंद्रमा है, लेकिन कारक, कई लोग पूछते हैं कारक क्या होता है। कारक होता है किसी भी व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी पर पूरा हक होता है, अधिकार होता है, वो वहां का पूर्ण स्वामित्व रखता है। तो कारक का मतलब होता है वहां का स्वामित्व उसके हाथ में, उसके अंडर में है। यानी यहाँ का स्वामित्व मंगल के अंडर में है। बेशक चंद्रमा खराब हो जाए लेकिन मंगल अगर अच्छा है तो आपकी जिंदगी में प्रसन्नताएं आएंगी। ठीक है, पुरुषार्थ आएगा, साहस धैर्य आएगा, भ्रातृभाव का सुख आएगा। इस प्रकार से यहां पर अब हम देखें तो वर्तमान में सिंह राशि और सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, तो यहां चतुर्थेश तो सूर्य हो गया, लेकिन चतुर्थ का कारक ग्रह देखना है, क्या वह भी खराब है। चतुर्थ का कारक चंद्रमा होता है। चलिए दो पार्ट करते हैं। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य है, चतुर्थ भाव में ही बैठा हुआ है, आप कहेंगे बहुत बढ़िया है, जीवन में आपके सुख, वाहन, मकान, माँ का सुख। लेकिन जस्ट अगर आपका चंद्रमा जो यहाँ का कारक है छठे में बैठ गया होगा, आठवें में बैठ गया होगा, या 12वें में बैठा होगा, या यहाँ का जो स्वामी कारकांश कारकत्व है, जिसके पास स्वामित्व है चंद्रमा, नीच का हो जाए या फिर पापी हो जाए। कब होता है पापी? पराशर ऋषि के मतानुसार चंद्रमा पापी होता है कृष्ण पक्ष की छठी से लेकर चतुर्दशी तक। तो अगर चंद्रमा खराब हो गया, चतुर्थ भाव का कारक, बेशक चतुर्थ भाव में सूर्य अच्छा है, लेकिन चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा पापी हो गया। जैसे कि मैंने बताया, कृष्ण पक्ष की छठी से चतुर्दशी के बीच का चंद्रमा बड़ा ही बुरा हो जाता है, पापी हो गया। अब आपको चाहे जितना सूर्य देगा लेकिन चंद्रमा आपको संभाल नहीं पाएगा।
क्योंकि चतुर्थ भाव का कारक स्वामित्व मालिक बुरा हो गया। इसी प्रकार पंचम भाव का स्वामित्व किसके हाथ में है? बृहस्पति के हाथ में है। यदि यहाँ का स्वामी चूंकि बुध है, बुध अच्छा है, पंचम में भाव बैठा है, लेकिन आपका फल बुरा हो रहा है, तो देखेंगे कि पंचम भाव का कारक जो कारक ग्रह है बृहस्पति वो बुरा है, तो आपको पंचम भाव का स्वामी बुध फल कैसे अच्छा देगा। अब चलते छठे भाव के कारकत्व पर। छठे भाव का कारकत्व किसमें है? यहाँ का कारकत्व है मंगल और शनि के पास। यहाँ पर बैठे हुए ग्रह अगर सौम्य हैं, जैसे चंद्रमा, शुक्र इत्यादि, तो यहाँ अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ का कारकत्व मंगल और शनि के पास है। यदि यहाँ पर मंगल और शनि में से कोई बैठे होगा या मंगल शनि का कोई मित्र ग्रह बैठा होगा, तो आप निश्चित माने कि आपके ऊपर शत्रुओं का कोई दबाव नहीं पड़ेगा। बेशक आपका शुक्र निष्प्रभावी है, लेकिन आपका कारक जो छठे भाव का स्वामी है, जैसे कारक है मंगल और शनि, वो आपको बुराई से बचाएगा, शत्रुओं से बचाएगा, रोग से बचाएगा, कर्ज से बचाएगा, क्योंकि छठा भाव रोग, शत्रु इत्यादि है। सप्तम भाव का कारक शुक्र होता है। बेशक यहाँ इस टाइम देखें तो मंगल यहाँ का स्वामी है, सप्तमेश कहा जाएगा, द्वादशेश मंगल कहा जाएगा, लेकिन कारक ग्रह शुक्र यदि शुभ बैठा है तो मंगल के बुरा होने पर भी बहुत बुरा असर नहीं होगा, थोड़ा होगा। अष्टम भाव का कारक शनि है, वर्तमान में यहाँ का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति यहाँ पर बैठा होगा, ठीक बुरा करेगा, लेकिन यदि शनि यहां बैठ गया होगा तो आपको बुराई से बचा करके अच्छाई में लगा देगा। ठीक नवम घर में चलते, नवम घर का कारकत्व भी बृहस्पति के पास है। बेशक इस समय मकर राशि है, यहाँ पर स्वामी शनि हो गए। यदि बृहस्पति कारकेश जो हैं वो बढ़िया बैठे हैं, तो आपका शनि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। दसम स्थान पे सूर्य, बुध, मंगल और बृहस्पति चारों ग्रह कारक हैं। यहां पर इसीलिए कोई ग्रह बैठता है शुभ तो आदमी को कर्म योग में अच्छा लगाता है। चार ग्रह कारक हैं यहाँ पर, फिर से कहूं, सूर्य, बुध, मंगल और बृहस्पति। इन चारों में से कोई भी ग्रह अगर अच्छा है तो मनुष्य कर्म बली होगा। एक बहुत बारीक बात है, जिंदगी में कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अब यहाँ के चार चार ग्रह कारक हैं, कोई ना कोई ग्रह तो संभाल ही लेगा कर्म को, कोई ना कोई कर्म तो मनुष्य से करवाएगा ही ना, दाल रोटी चलाने के लिए, पालन करने के लिए। चलिए, बेशक यहाँ शनि है, लेकिन यदि बृहस्पति, सूर्य, मंगल, बुध में से कोई बुरा हो गया तो कर्म, व्यापार इत्यादि में नुकसान होगा। 11वें भाव का कारक बृहस्पति है, तो धन भाव बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी। 12वें भाव का कारक शनि है, लेकिन यहां पर अगर शुक्र बैठा हो तो लाभ बहुत देता है। शुक्र यहां बैठा हो तो लाभ देगा, लेकिन यहाँ का कारकत्व तो शनि के पास है। शनि के साथ बैठे हुए सप्तमेश इत्यादि आदमी को बुरा प्रतिफल देते हैं। तो ये हो गया कारकत्व के ऊपर आपको बोध कराने का सटीक फार्मूला। ठीक है, अब इस वीडियो को हम कारकत्व के ऊपर जो बनाकर दिए, इससे आपको कितना ज्ञान मिला वो हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है कि आपको ज्योतिष के हर सूत्र को समझाना, बताना, ताकि आप अपनी कुंडली तो देख ही सको, किसी और को भी भ्रमित ना कर सको। सो इसलिए आपके साथ ये चर्चा मैंने की। आगे आपके कमेंट्स हमारे पास जो आएंगे उनका उत्तर भी दूंगा जरूर। लेता हूं विदा, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम, सभी मंगल से रहें।